Good morning students. Now in today's lecture we will discuss some numericals or conditions related to BITS phenomena. कुछ एडिशनल कंडीशंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं जिससे रिलेटेड MCQ या फिर बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आ सकता है. ओके, तो बिट्स फॉर्मेशन. तो फॉर्मेशन ऑफ बिट्स तो हमें पता है ना क्या होता है. फॉर्मेशन ऑफ बिट्स दैट इज़ व्हेन टू साउंड वेव्स having exactly same amplitude but there is slight difference in frequency, okay, overlap each other, then in overlapping region वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है अल्टरनेट. ओके, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड इनहेंस होता है, मतलब इंक्रीज होता है, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज होगी. एंड एट सम प्लेसेस इन द इंटरफेरेंस रीजन देयर इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड जीरो, मतलब वहाँ पर साउंड हर्ड नहीं होगा. तो अल्टरनेट वहाँ पर हाई टोन लो टोन, हाई टोन लो टोन, तो इस तरह से एक साउंड वेव जनरेट होती है. दैट इज़ नोन एज बिट्स. दिस फिनोमेना इज नोन एज बिट. ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ बिट्स का मतलब क्या होता है कि व्हेन टू साउंड वेव्स of same amplitude but slightly different frequency overlap each other, then the new wave is formed, that is called bits. तो ये बिट फिनोमेना है स्टूडेंट. तो इससे रिलेटेड एक दो पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, बाद में रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेते हैं. देखिए, अगर हम यहाँ पर p नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्स अरेंज कर देते इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज. देखिए, when p number of tuning forks are arranged in ascending order, मतलब क्या होता है increasing, ascending मतलब increasing. Okay, if p number of tuning forks are arranged in ascending, that is increasing order of their frequencies, okay, then the frequency of pth tuning fork is given by. देखिए, यहाँ पर एक जनरल फार्मूला है. क्या होता है वो फार्मूला? NP, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ट्यूनिंग फोर्क. n मतलब फ्रीक्वेंसी और P स्टैंड फॉर पीथ. ओके, ये P नंबर हो सकता है, 10 ट्यूनिंग फोर्क्स, 20 ट्यूनिंग फोर्क्स. ओके, इस तरह से. तो इसका मतलब लास्ट ट्यूनिंग फोर्क ये भी हम ले सकते हैं. ओके, NP मतलब पीथ ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू N1 प्लस इन ब्रैकेट P माइनस 1 इंटू NB. ये है फॉर्मूला यहाँ पर स्टूडेंट. ओके, अब इसका मीनिंग क्लियर करते हैं हम. NP का मतलब क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ट्यूनिंग फोर्क. ओके, N1 का मीनिंग होगा दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क, राइट. P मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, ओके, और NB दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी. ये क्या होता है? बीट फ्रीक्वेंसी. B स्टैंड फॉर बीट, बी सफिक्स है यहाँ पर. NB मतलब बीट फ्रीक्वेंसी. बीट फ्रीक्वेंसी हम कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं. सो व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी? बीट फ्रीक्वेंसी N या फिर NB इज इक्वल टू मॉड ऑफ N1 माइनस N2. मतलब दो ट्यूनिंग फोर्क अगर है ना, तो दोनों के बीच फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज बीट फ्रीक्वेंसी. ये डिफरेंस कितना होना चाहिए स्टूडेंट फॉर बीट फॉर्मेशन? लेस देन 10 हर्ट्स. मतलब बीट फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्स हो सकती है, मतलब 2 बीट्स पर सेकंड, 4 बीट्स पर सेकंड, 5 बीट्स पर सेकंड, 6 बीट्स पर सेकंड, 9 बीट्स पर सेकंड. मतलब बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है हमेशा? लेस देन और इक्वल टू 10 बीट्स या 10 हर्ट्स.
तो अगर दो ट्यूनिंग फोर्क के बीच फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो वहाँ पर फिर हम बीट्स फॉर्म नहीं हो सकते, इसलिए बीट फ्रीक्वेंसी इज़ ऑलवेज लेस देन 10 हर्ट्ज। ओके स्टूडेंट, तो इनका डिफरेंस 10 हर्ट्ज से कम ही होता है, तो इट इज़ लेस देन इक्वल टू 10 हर्ट्ज होता है। ये आपको पता है ना, थ्योरेटिकल पॉइंट पे हमने क्लियर किया है। ओके, तो अब देखिए इस पॉइंट का मीनिंग क्या होता है। ये फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, व्हेन पी ट्यूनिंग फोर्क्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 10 ट्यूनिंग फोर्स कंसिडर करते हैं। ओके, 10 ट्यूनिंग फोर्स, देयर आर 10 ट्यूनिंग फोर्स। इस पॉइंट का मीनिंग अब इस एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज यहाँ पर एक ट्यूनिंग फोर्क है, ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी N1, उसके बाद सेकंड ट्यूनिंग फोर्क रखा है यहाँ पर N2, देन थर्ड ट्यूनिंग फोर्क N3, फोर्थ ट्यूनिंग फोर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी N4। ऐसे हमने यहाँ पर कितने ट्यूनिंग फोर्स रखे, 10 ट्यूनिंग फोर्स रखे। तो ये 10th है यहाँ पर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी N10। ओके, तो फ्रीक्वेंसी कैसी यहाँ पर, व्हेन P की वैल्यू हमने क्या ली यहाँ पर, दैट इज P इज इक्वल टू 10 ट्यूनिंग फोर्स आर अरेंज्ड यस इन असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। चलिए N1 की वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पर 100 हर्ट्स। ओके, N2 की वैल्यू होगी यहाँ पर 104 हर्ट्स। मतलब ये दोनों के बीच डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट, 100 हर्ट्स और 104 हर्ट्स, मतलब 4 हर्ट्स। तो यहाँ पर बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 4 हर्ट्स। बीट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि जस्ट डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू ट्यूनिंग फोर्क्स। ओके, तो यहाँ पर N1 और N2 के बीच डिफरेंस क्या होगा, 4 हर्ट्स होगा। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, इसलिए N1 की वैल्यू N2 से कम होगी, 100 हर्ट्स, ये 104 हर्ट्स। ओके, अब N3 की वैल्यू कितनी होगी, 108 हर्ट्स। देखिए इन दोनों का भी डिफरेंस अगर हम लेते हैं स्टूडेंट, तो 108 माइनस 104 कितना होगा, 4 हर्ट्स। मतलब यहाँ पर भी बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 हर्ट्स है। मतलब यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि बिटवीन टू सक्सेसिव ट्यूनिंग फोर्स डिफरेंस हमेशा सेम होगा। देखिए फर्स्ट और सेकंड ट्यूनिंग फोर्स के बीच डिफरेंस कितना है, 4 हर्ट्स का है, यहाँ पर भी 4 हर्ट्स का है। मतलब N1 100 हर्ट्स, N2 104 हर्ट्स, 108 हर्ट्स। तो N4 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, इनके बीच भी बीट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्स ही रहेगी। मतलब अगर ये 108 है तो +4 करना होगा, +4 कितना होगा, 112 हर्ट्स, राइट। ये होगी इसकी फ्रीक्वेंसी फोर्थ ट्यूनिंग फोर्क की। मुझे बताइए फिफ्थ ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 112 में कितना ऐड करना होगा, 4 हर्ट्स, दैट इज़ 116, बराबर है। देन सिक्स ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 116 में फिर से 4 हर्ट्स ऐड करनी होगी, दैट इज़ 120। ऐसे करते करते अगर 10th ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, गेस कर सकते हो आप इस तरह से। बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया हमने, देखिए N1 की वैल्यू कितनी है, 100 हर्ट्स, N2 की वैल्यू 104। मतलब बिटवीन टू सक्सेसिव ट्यूनिंग फोर्स डिफरेंस कितना है यहाँ पर, 4 हर्ट्स है। ये कांस्टेंट है, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी। ओके, तो इनके बीच डिफरेंस 4 हर्ट्स, 4 हर्ट्स, 4 हर्ट्स, 4 हर्ट्स। मतलब यहाँ पर N9 जो होगा स्टूडेंट, N9, ओके, मतलब 9th नंबर का ट्यूनिंग फोर्क और 10 नंबर का ट्यूनिंग फोर्क, इनके बीच भी बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 4 हर्ट्स। तो आपने कैलकुलेट किया अभी तक, तो कितनी आती है 10 नंबर की फ्रीक्वेंसी बताइए, यस 136 हर्ट्स। करेक्ट है स्टूडेंट, करेक्ट है ना ये 136, ओके 136 हर्ट्स। तो 9 नंबर का जो ट्यूनिंग फोर्क होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसमें से 4 माइनस कीजिए, 132 हर्ट्स होगी, राइट। अब यहाँ पर 10 तक हमने लिए, सपोज हमारे पास 20 ट्यूनिंग फोर्क्स हैं, इसमें और आगे बढ़ाते 10 ट्यूनिंग फोर्क्स। ओके, तो इसी तरह से अगर दोनों ट्यूनिंग फोर्क के बीच डिफरेंस कितना होगा, 4 हर्ट्स। तो हर एक मतलब बिटवीन सक्सेसिव टू ट्यूनिंग फोर्क बीट फ्रीक्वेंसी हमेशा 4 हर्ट्स अगर ये लेते हैं, तो 20 नंबर का जो होगा ट्यूनिंग फोर्क, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी स्टूडेंट्स, यस उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यस 176 होगी, कितने होगी देखते हैं। तो 20 नंबर की जो फ्रीक्वेंसी होगी
वो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए ये जनरल फार्मूला, ज़्यादा हेडेक नहीं करना है, दिमाग को ज़्यादा टेंशन नहीं देना है। ओके, तो हमारे पास ये फार्मूला है उसके लिए। ओके, तो एन पी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन, फिर 20 नंबर का हो या फिर 21 नंबर का हो या 25 नंबर का हो या फिर 7 नंबर का, कितने भी नंबर का हो, तो ये फार्मूले से हम उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये फार्मूला यहाँ पर एन पी इज इक्वल टू एन वन प्लस पी माइनस वन इंटू एन बी। अब देखिए एन वन की वैल्यू गिवन होती है, जैसे यहाँ पर 100 हर्ट्ज है। ओके, प्लस पी की वैल्यू कितनी है, 10 है यहाँ पर। देन एन बी मतलब बिट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है। तो चलिए इस फार्मूले से हम टैली करते हैं, 136 आती है या नहीं। तो एन 10 इज इक्वल टू, मतलब पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 10 है। ओके, एन वन कितना है यहाँ पर, 100 है, 100 प्लस ओके पी 10 माइनस 1 इंटू एन बी, मतलब दो सक्सेसिव ट्यूनिंग फोर्क के बीच डिफरेंस क्या होगा, दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी 4। ओके, चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, ये 100 प्लस 9 इंटू 4, सो दिस इज 100 प्लस 9 4 ज़ा 36, तो कितना होगा ये 136 आ गया ना आंसर, करेक्ट। ओके, अगर हम इसी तरह से 20 नंबर लेते हैं तो वहाँ पर आंसर क्या होगा, तो एन 20 लिखेंगे हम यहाँ पर। अब ट्यूनिंग फोर्स कितने हैं टोटल, 20 है ना, तो पी की वैल्यू क्या रखी हमने, 20 रखी, इसलिए एन वन कितना है 100 प्लस, अब यहाँ पर पी माइनस 1, पी की वैल्यू क्या लेनी है, 20 लेनी है, माइनस 1 इंटू 4, बिकॉज बीट फ्रीक्वेंसी 4 ही रहेगी। तो ये 100 प्लस देखिए 20 माइनस 1 19, 19 इंटू 4, बताइए कितना होता है, 19 4 ज़ा 76, बराबर 76, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट 176 हर्ट्ज। इस तरह से आगे समझ में बात, मतलब ये फार्मूला यूज़ करके हम किसी भी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, राइट। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर। ओके, अब सेकंड पॉइंट कौन सा होगा, देखिए सेकंड पॉइंट, व्हेन p number of tuning fork are arranged in descending order। अब डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर frequencies, okay, then the frequency of pith tuning fork is given by देखिए यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया था इसमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अब यहाँ पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब ये फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क लेना होगा और लास्ट में ये आएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग होगी। इस तरह से अगर हम ट्यूनिंग फोर्क पी नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क अरेंज करते हैं तो फिर लास्ट ट्यूनिंग फोर्क फ्रीक्वेंसी, उसके लिए फार्मूला क्या होगा, फार्मूला यही होगा स्टूडेंट, देखिए यही फार्मूला होगा। एक स्मॉल चेंज है यहाँ पर, एन वन ओके यहाँ पर माइनस होगा, प्लस के जगह पर माइनस होगा, ब्रैकेट में p माइनस 1 इंटू एन बी, बाकी फार्मूला वही है। तो स्मॉल चेंज क्या हो गया दोनों में, देखिए यहाँ पर प्लस साइन है, प्लस साइन मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर यहाँ पर माइनस साइन लेते तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए फार्मूला होगा स्टूडेंट। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए न्यूमेरिकल यहाँ पर फर्स्ट न्यूमेरिकल 17 okay, 17 tuning forks are arranged in increasing order of frequency. Each fork produces 4 beats per second with its neighbor, मतलब दो ट्यूनिंग फोर्क के बीच डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, 4 beats per second. If the frequency of last fork, मतलब 17 नंबर, ये लास्ट है ना, is 1.25 times that of the first fork, calculate frequency of first and last fork. देखिए गिवन डाटा क्या क्या दिया है यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्यूनिंग फोर्क के बीच फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना है, 4 बीट्स है।
तो कैपिटल एन दैट इज एन बी, बी सफिक्स फॉर बिट, बिट फ्रीक्वेंसी हम एन बी से डिनोट करते हैं या फिर कैपिटल एन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो बिट फ्रीक्वेंसी कितनी थी यहाँ पर 4 बिट्स पर सेकंड। देन एक कंडीशन दी, देखिए इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट 4, अब कितने ट्यूनिंग फोर्स है यहाँ पर 17, तो लास्ट वाला कौन सा होगा 17 का, तो n 17 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ 17 ट्यूनिंग फोर्क, फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिंग फोर्क इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स दैट ऑफ द फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी n1 होगी। तो ये रिलेशन यहाँ पर दिया है। ओके, तो हमें फर्स्ट एंड लास्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी निकालनी, मतलब n1 की वैल्यू निकालनी है एंड n17 की भी वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ट्यूनिंग फोर्क 17 ट्यूनिंग फोर्क कैसे अरेंज किए यहाँ पर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एन पी इज इक्वल टू n1 प्लस इन ब्रैकेट p माइनस 1 इंटू बिट फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला ना, ये फॉर्मूला स्टूडेंट। तो एन पी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिंग फोर्क। ओके, तो कितना है यहाँ पर n17 इज इक्वल टू n1 प्लस p कितने ट्यूनिंग फोर्स कितने टोटल, ये p की वैल्यू 17 माइनस 1 और बीट फ्रीक्वेंसी कितने हैं 4 है इंटू 4। ओके, n17 और n1 के बीच ये रिलेशन है, तो n17 के जगह पर हम 1.25 n1 लिख सकते हैं। 1.25 n1 इज इक्वल टू n1 प्लस, अब दोनों का डिफरेंस 16 इंटू 4। ओके, सो दिस इज n1 प्लस 64, 16 4 ज़ा 64। नाउ 1.25 n1 ओके इज इक्वल टू, अगर ये n1 इधर लाते हैं तो ये माइनस n1 हो जाएगा, माइनस n1 इज इक्वल टू 64, या फिर 1.25 n1 माइनस n1, अब इसका डिफरेंस कितना होगा 0.25 n1 इज इक्वल टू 64, दैट इम्प्लाइज n1 इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 0.25 और 6400 डिवाइडेड बाय 25, मतलब डेसिमल पॉइंट अगर निकाल देते हैं हम तो ऊपर 2 जीरोज ऐड हो जाएंगे ना। नो देयरफॉर n1 की वैल्यू कितनी आएगी 25 से डिवाइड कीजिए, 25 2 ज़ा कितना होगा 50, कैरी 14। ओके, 25 इंटू 5 दैट इज़ 125, 40 माइनस मतलब 140 माइनस 125, कैरी कितना होगा 15, आगे का एक जीरो लीजिए 150 मतलब 6। तो ये n1 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 256 हर्ट्स। देखिए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आ गई यहाँ पर। अब लास्ट फ्रीक्वेंसी मतलब लास्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी n17 और n1 के बीच ये रिलेशन दे यहाँ पर 1.25 इंटू n1 इज इक्वल टू 1.25 इंटू n1 की वैल्यू 256, बराबर है। तो n17 की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट लीजिए 1.25 इंटू 256, ये आता है 320 हर्ट्स, 320 हर्ट्स, ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट। ओके, देखिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमें n1 की वैल्यू निकाली है 256, n17 की वैल्यू आ गई 320 हर्ट्स। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर और एक वैल्यू हम निकालते हैं। ओके, जैसे हमें वैल्यू निकालनी है सपोज n11, मतलब n11 मतलब क्या होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ 11th ट्यूनिंग फोर्क, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, नो जब n11 की वैल्यू लेनी होगी स्टूडेंट तो ये लास्ट ट्यूनिंग फोर्क कंसिडर करना होगा। तो p की वैल्यू क्या होगी फिर यहाँ पर 11 होगी, p की वैल्यू क्या होगी ये 11 होगी। जैसे देखिए 17 ट्यूनिंग फोर्क, तो लास्ट ट्यूनिंग फोर्क क्या होगा n17, तो यहाँ पर p की वैल्यू हमने ली थी 17। अगर हमें n11 इसी सीक्वेंस में 17 ट्यूनिंग फोर्क के अंदर जो 11th नंबर का ट्यूनिंग फोर्क होगा उसकी अगर फ्रीक्वेंसी लेनी है तो यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक चेंज होगा। 11 नंबर ट्यूनिंग फोर्क की अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ये लास्ट ट्यूनिंग फोर्क ऐसा हमें कंसिडर करना होगा। तो लास्ट है इसका मतलब उसके पहले कितने 10 और उसके साथ 11, तो ये p की वैल्यू 11 लेनी होगी इसी फार्मूले के अंदर। देखिए मतलब टू फाइंड n11
ओके, वी कैन कंसिडर p इज इक्वल टू 11। तो यही फार्मूला यूज़ करते हैं स्टूडेंट, n p मतलब कितना आप लेना होगा 11 इज इक्वल टू, फार्मूला यही है n1 प्लस इन ब्रैकेट p माइनस 1 इंटू एन बी। ओके, n1 कितना है यहाँ पर निकाला हमने 256 प्लस, अब p कितना लेना होगा यहाँ पर 11 लेना होगा, 11 माइनस 1 इंटू एन बी कितने हैं, बिट फ्रिक्वेंसी 4 है यहाँ पर। ओके 4, तो n11 की वैल्यू क्या आएगी 256 प्लस, देखिए यहाँ पर 11 माइनस 1 मतलब 10, 10 इंटू 4 दैट इज़ 256 प्लस 40। ओके, देयरफॉर n11 की वैल्यू क्या होगी, दोनों की एडिशन, मतलब 296 हर्ट्ज़, 296 हर्ट्ज़। तो इस तरह से हम किसी भी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर हमें 15 नंबर की ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी निकालनी है स्टूडेंट, 15 नंबर 15, तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या लेनी होगी 15 लेनी होगी। अगर हमें 8 नंबर की ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी लेनी होगी तो p की वैल्यू 8 लेनी होगी। इस तरह से हम किसी भी फ्रीक्वेंसी की मतलब ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, राइट। नो सेकंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, अ सेट ऑफ 12 ट्यूनिंग फोर्क्स इज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग, यहाँ पर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ईच फोर्क प्रोड्यूसेस y बिट्स, मतलब यहाँ पर बिट फ्रीक्वेंसी y दी है, y बीट्स पर सेकंड। ओके, विथ प्रीवियस वन द लास्ट फोर्क इज एन ऑक्टेव ऑफ द फर्स्ट, मतलब यहाँ पर लास्ट मतलब कितने ट्यूनिंग फोर्क्स है 12, तो n12 इज इक्वल टू क्या दिया यहाँ पर कंडीशन देखिए, द लास्ट फोर्क इज एन ऑक्टेव ऑफ द फर्स्ट, मतलब लास्ट ट्यूनिंग फोर्क मतलब 12 नंबर का जो ट्यूनिंग फोर्क होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ये फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी से कितना है ऑक्टेव टाइम्स है। अब ऑक्टेव मतलब क्या होता है डबल, मतलब 2 टाइम्स। देखिए कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पर, ऑक्टेट मतलब 8 टाइम्स, याद रखिए 8 टाइम्स, और ऑक्टेव का मतलब होता है 2 टाइम्स डबल। तो यहाँ पर ऑक्टेट और ऑक्टेव में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ऑक्टेट अगर यहाँ पर दिए तो 8 टाइम्स लिखना है, ऑक्टेव OCTAVE ये वर्ड अगर दिया है तो इसका मतलब डबल होता है 2 टाइम्स, ट्वाइस। ओके, तो ऑक्टेव है यहाँ पर मतलब 2 टाइम्स, तो n12 इज इक्वल टू 2n, ये कंडीशन दिए। उसके बाद द फिफ्थ फोर्क हैज़ फ्रीक्वेंसी 90 हर्ट्ज़, मतलब n5 की वैल्यू कितनी दी है 90 हर्ट्ज़ दी है स्टूडेंट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, तो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे बिकॉज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। चलिए कितने ट्यूनिंग फोर्स के यहाँ पर 12 हैं, तो पहले फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा p इज इक्वल टू 12 लेते हैं। ओके, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे अब, p मतलब 12, तो n12 ओके इज इक्वल टू n1 प्लस p की वैल्यू कितनी है 12 है, 12 माइनस 1 इंटू nb मतलब बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है y है यहाँ पर। अब n12 और n1 के बीच रिलेशन ये दिया है यहाँ पर, है ना, तो n12 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2n लिख सकते हैं, 2n1 इज इक्वल टू n1 प्लस 12 माइनस 1 11y, तो 2n1 ये इधर आने के बाद माइनस n1 इज इक्वल टू 11y। ओके, तो 2n1 माइनस n1 दैट इज n1 इज इक्वल टू 11y। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये रिलेशन यहाँ पर ऑब्टेन होता है इससे। अब और एक कंडीशन यहाँ पर दी है कि फिफ्थ ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी हमें दिए। ओके, फॉर फिफ्थ ट्यूनिंग फोर्क अगर हम फिफ्थ नंबर का ट्यूनिंग फोर्क लास्ट मानते हैं स्टूडेंट, तो फिर यहाँ पर p की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। अगर n5 की वैल्यू दी है ना यहाँ पर, तो अगर हम n5 की वैल्यू मतलब फिफ्थ ट्यूनिंग फोर्क के लिए अगर फिफ्थ ट्यूनिंग फोर्क को हम लास्ट ट्यूनिंग फोर्क मानते हैं तो p की वैल्यू क्या लेनी होगी 5 लेनी होगी। तो यही फार्मूला फिफ्थ ट्यूनिंग फोर्क के लिए क्या होगा, अगर p की वैल्यू 5 लेते हैं तो n5 ओके इज इक्वल टू n1 प्लस इन ब्रैकेट, अब p की वैल्यू क्या लेनी होगी 5, तो 5 माइनस 1 इंटू nb बराबर है। फिफ्थ ट्यूनिंग फोर्क के लिए ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं। अगर इसको लास्ट ट्यूनिंग फोर्क मानते हैं तो p की वैल्यू 5 लेनी होगी, तो np मतलब n5 इज इक्वल टू n1 प्लस p मतलब 5 माइनस 1 इंटू nb।
इसको कंप्लीट करते हैं। n5 की वैल्यू दी है देखिए 90 हर्ट्स, बराबर 90 हर्ट्स इज इक्वल टू n1 प्लस अब देखिए यहाँ पर n1 की वैल्यू हमें पता है ना, तो n1 के जगह पर हम 11y लिख सकते हैं, राइट 11y। अब 5 - 1 4 इंटू nb मतलब y, ओके। सो दिस इज 11y प्लस 4y, तो कितना होगा 15y होगा। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 15, देयरफॉर y इज इक्वल टू 15 6 90, बराबर 15 6 90। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 6 बीट्स पर सेकंड, ये वैल्यू होगी y की 6 बीट्स पर सेकंड, ओके। नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट, थोड़ा अलग टाइप का ये, लेकिन बीट फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। वेवलेंथ ऑफ टू नोट्स, नोट्स मतलब क्या होता है, साउंड, साउंड, नोट का मतलब साउंड, ओके। वेवलेंथ ऑफ टू नोट्स इन एयर आर, अब ये वेवलेंथ की वैल्यू दी है 85/170 मीटर एंड 85/172 मीटर, प्रोड्यूसेस 8 बीट्स पर सेकंड विथ ईच अदर, फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। देखिए वेवलेंथ क्या दी है, λ1 की वैल्यू दी है 85/170 मीटर, ओके, एंड λ2 की वैल्यू दी है 85/172 मीटर, और प्रोड्यूसेस 8 बीट्स पर सेकंड, मतलब ये बीट फ्रीक्वेंसी है, देखिए बीट फ्रीक्वेंसी NB, या फिर कैपिटल N लिख सकते हैं इसको हम। तो ये दी है 8 बीट्स पर सेकंड। तो क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर, ओके। देखिए बीट फ्रीक्वेंसी मतलब देखिए दोनों फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस होगा, अब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है मतलब वेवलेंथ भी डिफरेंस होगा ना, तो इसलिए λ1 λ2 की वैल्यू अलग दी है। अब बीट फ्रीक्वेंसी दी है हमें, लेकिन n1 - n2 लिखना है या n2 - n1 लिखना है, तो ये कौन डिसाइड करता है, वेवलेंथ, ओके। तो देखिए λ1 और λ2 में कंपेयर करके बताइए मुझे किसकी वैल्यू ज़्यादा है। λ1 की वैल्यू है 85/170 और λ2 की वैल्यू है 85/172। न्यूमरेटर सेम है, देखिए 85, डिनोमिनेटर अलग अलग है 170 और 172, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर वैल्यू किसकी ज़्यादा है, λ2 की वैल्यू ज़्यादा है या λ1 की वैल्यू ज़्यादा है। डिनोमिनेटर में जिसकी वैल्यू कम है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ना, तो λ1, तो यहाँ पर क्या क्लियर होता है कि λ1 इज़ ग्रेटर देन λ2, λ1 इज़ ग्रेटर देन λ2। नो, अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v/λ, बराबर है, बिकॉज v इज इक्वल टू n λ, देयरफॉर n इज इक्वल टू v/λ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे यहाँ पर λ1 की वैल्यू λ2 से ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ कम ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो ये रेसिप्रोकल है ना। तो λ1 इज ग्रेटर देन λ2, मतलब n1 की वैल्यू n2 से कम होगी स्टूडेंट। देखिए n फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, वेवलेंथ अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखिए λ1 इज ग्रेटर देन λ2, इसका मतलब n1 की वैल्यू n2 से कम होगी, बिकॉज λ1 की वैल्यू λ2 से ज़्यादा है, ओके। तो अब डिफरेंस हम कन्फर्मली लिख सकते हैं, बिकॉज बीट फ्रीक्वेंसी मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। तो ये बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी फिर, अब n1 - n2 या n2 - n1, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी माइनस कम फ्रीक्वेंसी, इसलिए n2 - n1 होगी, ये फार्मूला होगा, ओके। नो, अब ये बीट फ्रीक्वेंसी तो पता है हमें 8, ओके, 8 इज इक्वल टू n2 को क्या लिख सकते हैं, जैसे n के फार्मूला क्या है v/λ, तो n2 मतलब v/λ2 होगा, माइनस n1 मतलब v/λ1 होगा। तो यहाँ पर v कॉमन निकलेगा, इन ब्रैकेट 1/λ2 माइनस 1/λ1, ओके। बीट फ्रीक्वेंसी तो रखिए 8, चलिए 8 इज इक्वल टू v इन ब्रैकेट 1/λ2 कितना है यहाँ पर 85 डिवाइड बाय 172 माइनस 1/λ1 85/170, इसको कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट,
v इन ब्रैकेट देखिए 1/85/172 मतलब इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा 172 डिवाइड बाय 85 माइनस यहाँ पर क्या होगा 170 डिवाइडेड बाय 85, राइट। नाउ 8 इज इक्वल टू v इन ब्रैकेट या फिर इनटू लिखते हम। देखिए डिनोमीटर सेम है, डिनोमीटर सेम है 85, तो न्यूमरेटर जस्ट सब्ट्रैक्शन होगा 172 माइनस 170, सो दिस इज v इंटू 172 माइनस 170 मतलब 2 डिवाइडेड बाय 85, देयरफॉर v इज इक्वल टू 8 इंटू 85 बराबर डिवाइडेड बाय ये 2, सो दिस इज 4, तो 4 इंटू 85, देयरफॉर v की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, अब 4 इंटू 85 कीजिए, 4 5 ज़ा 20 कैरी 2 है ना 34, और यूनिट क्या होगा इसका मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर फ्रॉम दिस डाटा इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकंड, राइट स्टूडेंट।